पहले ये देखें एक आदमी का काम क्या है, क्या उसका काम उसकी पहचान है? अगर नहीं है तो वो रॉन्ग नंबर है। गरीबों गरीबों करते रहते हैं, वो दूसरे साहब हैं, कोर्स बेचना उनका काम है। इन स्कैमर्स से बचे रहें जो रियल एस्टेट कभी बेचने आ जाते हैं, कभी ई कॉमर्स बेचने आ जाते हैं, कभी क्रिप्टो बेचने आ जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट कोर्स सेलर्स ही हैं। मैं हेल्प कर रहा हूँ जो इमीडिएट बेसिस में कर सकता हूँ, मैं लोगों को यहाँ से बाहर प्लेस करवाने में हेल्प कर रहा हूँ। कमर्शियल बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ मॉल से बाहर लॉन्च पे बिठा के पहुँचा दूँगा। डंकी बनाने वाला आदमी नहीं हुआ है। ब्रेन ड्रेन जो हम न्यूज़ में काफ़ी अर्से से सुनते हुए आ रहे हैं, शिद्दत इख्तियार करके 12 सैलरियाँ कमा रहे हैं और आप अपनी 4 से ज़्यादा सैलरियाँ गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बाकी मैं किसके लिए दे रहा हूँ? हम सर्विस सेक्टर कंट्री हैं बेसिकली, हम सर्विस ड्रिवन कंट्री हैं, हम ज़रूरी मुल्क नहीं है। पोर्ट का एलिमेंट है वो नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन जो वैल्यू ऐड करता है कराची नहीं कर रहे, कराची वाले नहीं कर रहे। जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो सर्विस सेक्टर है। भाई आप रिसोर्स एलोकेशन सही करें, ये इस तरह नहीं होगा कि आपकी कराची की मैं बात कर लूँ, मेरे ख्याल से 20 से 25% पॉपुलेशन रिकॉर्ड पे है ही नहीं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है? 18 साल के तजुर्बे से इंसान के नुक्ता नज़र में क्या तब्दीली आती है और वो कामयाबी, चैलेंजेस और मौक़ों को कैसे देखता है? क्या मेंटरशिप, इंटीग्रिटी और कल्चरल अवेयरनेस एक कामयाब करियर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है? आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है नबील शेख ने, जो कि एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइज़र, सीएफओ, टॉप लिंक्डइन वॉइस और अवार्ड याफ्ता चार्टर अकाउंटेंट। हमने उनसे जानने की कोशिश करी एक 18 साल के मुख्तलिफ सनतों के सफ़र ने कामयाबी और जज्बे की अहमियत के बारे में क्या सिखाया, पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है और इसके रास्ते में क्या रुकावटें हायल हैं, बिजनेस एथिक्स और पेशेवराना मकासद के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए और क्यों इसमें मेंटरशिप का अहम किरदार है। आज के आलमी प्रोफेशनल माहौल में कल्चरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और आखिरकार नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग कारोबार की कामयाबी के दरवाजे कैसे खोल देता है। ये गुफ्तगू जज्बे के साथ काम करने, तरक्की को अपनाने और जदीद कारोबारी दुनिया की पेचीदा रास्तों को समझाने पर मबनी है। तो आइए नबील शेख के इंस्पिरेशनल जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके ओपिनियन में जो पाकिस्तानी फाइनेंशियल सेक्टर है, क्या वो इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहा है पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट? और अगर नहीं दे पा रहा तो आपके नज़दीक इसके क्या रीज़न्स हैं? देखें पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सेक्टर है बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ तो वो दे रहा है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वही कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और क्योंकि कैपिटल फ्लो हो रहा है मुल्क से बाहर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ही खुद ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे कंपनीज़ का बंद होना, अभी आपने देखो टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो गया, लेकिन उससे बेहतर सेक्टर पाकिस्तान में मौजूद है फाइनेंशियल सेक्टर। एक टाइम था फाइनेंशियल सेक्टर पाकिस्तान का जो है वो दुनिया के बेहतरीन फाइनेंस सेक्टर में कंसिडर किया जाता था, और पाकिस्तान के बैंकर्स जो हैं वो जा रहे होते थे दुनिया में कंसल्ट करने और एक्सपर्ट्स के तौर पे। अब ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल से ज़्यादा हो गए मुल्क से बाहर निकले हुए। अब ये ट्रेंड नहीं है। नए बैंकर्स, पाकिस्तान इज़ नॉट द कंट्री जहाँ के नए बैंकर्स को हायरिंग के लिए कंसिडर किया जाए। और हाँ, इंडिया है अब उसके अंदर, इंडिया भी रेलेवेंट है उसके अंदर, पाकिस्तान नहीं है। और उसका रीज़न क्या है कि आपकी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं, आपके रेगुलेटर की अडॉप्शन जो है वो स्लो हो गई है। जो एक अर्ली अडॉप्ट करने वाला आपका रेगुलेटर होता था, अब वो नहीं है, और दूसरे बैंक्स तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, या दूसरे रेगुलेटर्स दूसरी कंट्रीज़ में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी वक्त के साथ साथ कम हो गई हैं। मुझे लगता है कि हम दुनिया के पेस के लिहाज से नहीं चल रहे। जैसे फ़िनटेक पाकिस्तान के अंदर अब आपको सुनने में आ रहा है कि फ़िनटेक बैंक्स आ रहे हैं, और वो भी प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जस्ट P2P पेमेंट गेटवेज़ पे काम कर रहे हैं। वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत अरसे पहले लोगों ने डिलीवर करके, अब तो उसमें कंपटीशन भी हो गया, सर्वाइवल बचे हुए हैं अब तो। यानी इतनी मैच्योर हो चुकी है मार्केट के, नए प्लेयर आए, 100 आए, लड़ लड़ाकर 8-10 बज गए, उनके नाम अब वो प्रिवेल कर रहे हैं। ये तो भी स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में कंपटीशन, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है इस चीज़ का, लेकिन यू आर लेट। और आपके जो एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर्स एरिया में काम कर रहे थे वो भी मुल्क से बाहर निकल गए। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को जो पोर्टुगल चले गए, यूके चले गए, यूएस चले गए, जीसीसी मूव हो गए, यूएई और केस से आ गए, सऊदी अरब आ गए, और वो इस स्पेस पे काम करने लगे। एक तो ये उनको समझ में आ गया पाकिस्तान मार्केट छोटी है, दूसरा उनकी बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान में जिस
स्पीड से काम हो रहा है। अगर हम ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ यहाँ करते रहे तो ये तो टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो जाएगी और दुनिया आगे निकल जाएगी। तो ये एक फैक्टर है कि अपॉर्चुनिटीज़ वक्त के साथ साथ कम होती जा रही हैं। और हाँ, रेगुलेटर काम नहीं कर रहा, और मैं समहाउ आईकैप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स का रेगुलेटर है, कि उसको और ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए वक्त के साथ साथ अपने आप को और ज़्यादा, क्योंकि उसका कंपटीशन, अगर वो इसी मार्केट को अपना कंपटीशन देखता रहेगा तो ज़्यादती है। उसको ग्लोबल कंपटीशन जहन में रखते हुए निकलना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने तज़किरा करा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो श्रिंक करती जा रही है दिन ब दिन, और रेगुलेटर वो काम नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स का आपको कौन ज़िम्मेदार लगता है? देखें रेगुलेटर, अच्छा अब एक और आस्पेक्ट, अभी मेरी एक सीएफओ से बात हो रही थी, मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने एक सीएफओ दोस्त से बात हुई, और ब्रेन ड्रेन जो हम न्यूज़ में काफ़ी अर्से से सुनते हुए आ रहे हैं, शिद्दत इख्तियार कर गया। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब यही है कि आपका जो टैलेंट है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। जब मैं मुल्क से बाहर गया था तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर का जो रेशो है, और ये मैं नंबर कोट कर रहा हूँ जो एक एम्बेसडर ने मुझे बताया था, कि 98.5% हम ब्लू कॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और 1.5% स्किल्ड लेबर, यानी मैं इसको इस तरह कह लूँ कि अनस्किल्ड और स्किल्ड, ठीक है, क्योंकि अगर वही स्किल हासिल कर ले तो वो 1.5 में आ जाएगा बंदा, पढ़ लिख जाएगा और कोई ऐसा स्किल हासिल कर लेगा जो रेयर है। तो स्किल्ड लेबर हमारी 1.5% एक्सपोर्ट होती थी और 98.5% अनस्किल्ड होती थी। जो लोग यहाँ सेटल्ड सी पोजीशन से बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन से बैठे हुए हैं, वो सेटल्ड बैठे हुए थे। लेकिन अभी जो टैक्स का इम्पैक्ट आया है लास्ट बजट में, जिसमें 30-39% तक चला गया इफेक्टिव टैक्स, इससे वो लोग समझ लें कि वो टिपिंग पॉइंट था, अब वो ना ट्रिगर हो गए, ठीक है। एक होता है ना कि बिल्कुल सुकून से लोग बैठे हुए थे, और वो लोग हो गए नहीं यार, ये हम 39% किस बात के दे रहे हैं, क्या हमें सिक्योरिटी मिल रही है, या हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है क्या वो सिक्योर है, अगर नहीं उसकी सिक्योरिटी भी मुझे देखनी है तो फिर मैं क्यों दे रहा हूँ ये। और अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो जो स्कूल में वही एजुकेशन मिल रही है जितने मैं पैसे दे रहा हूँ, और वो क्या पैसे मैं दे रहा हूँ या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है वो, तो इसका जवाब भी नहीं है। क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है, वो भी नहीं है। पानी नहीं है। बिजली एक शिद्दत है, ठीक है, आपका सेटअप भी आपने पूरा सोलर ड्रिवन रखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज नॉट वायबल, आपको भी पता है बात। अच्छा, मसला सारा ये है कि हमारे पास नेसेसिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है ना। जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंसान की, वो भी हमें प्राइवेटली सोर्स करना पड़ती हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग दिस 39%, कि आप 100 रुपये कमाएं, यानी मैं इस तरह देखूं कि अगर आप 12 सैलरियाँ कमा रहे हैं और आप अपनी 4 से ज़्यादा सैलरियाँ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यानी आपकी जेब में सिर्फ 8 सैलरियाँ या 8 से भी कम 7 सैलरियाँ जा रही हैं, क्यों? बाकी मैं किसके लिए दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा उसकी एवज़। यूके से मैं कंपेयर करूँगा, यूके के अंदर एजुकेशन उनकी फ्री है, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, इफेक्टिव टैक्स रेट 39 नहीं है, उसका कम है इससे, ठीक है, 35 आप जहन में रख के चलें। तो उसके बाद आपको एजुकेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन है। अगर मैं किसी गली में भी खड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं बस के थ्रू किसी भी ट्रेन पे पहुँच सकता हूँ, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना ज़बरदस्त जाल बिछा हुआ है कि मैं किसी भी जगह पे खड़ा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वीराना है, कोई ना कोई बस वहाँ से गुजरेगी और मुझे वो किसी स्टेशन पे लेके जाएगी जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर भी जा सकता हूँ। तो ये राउंड द क्लॉक चल रहा है सिक्योर सिस्टम। उसके बाद सिक्योरिटी ऐसी है, अभी आपने सुना होगा कि यूके के अंदर जो हैं वो राइट्स हुए, और उसका रीज़न क्या था कि एक बच्चा ज़ख्मी हो गया था घर के अंदर खिड़की से गिर के, माँ नहीं थी घर में, बड़े बहन भाइयों के हवाले करके गई हुई थी वो। अच्छा, वो यूरोपियन थी, मुसलमान नहीं थी, रोमेनियन थे शायद वो लोग। तो वो जब वापस आई है तो ये हादसा हुआ, तब जाहिर सी बात है बंदा हॉस्पिटल लेके जाएगा, जब वो लेके जाए तो हॉस्पिटल वालों ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये तो चाइल्ड केयर का मामला है, इन्होंने सही केयर नहीं की, तो आप, और वहाँ की गवर्नमेंट कस्टडी में ले लेती बच्चे। गवर्नमेंट घर पर आई, पुलिस आई और उन्होंने 5 बच्चे अपने कस्टडी में ले लिए। एक बच्चा तो वैसे हॉस्पिटल में था, 4 बच्चे कस्टडी में, 4 बच्चे जवान थे, 16, 17, 15 साल के बच्चे जो अच्छे थे। लेकिन सारी बात है कि बच्चे तो बच्चे हैं। तो हादसा हो गया वहाँ पे। अब उन्होंने, अब इस पे जो इलाका था जो कि हेयर हिल्स का इलाका लीड्स में, उसके अंदर मेजॉरिटी मुसलमान रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने इंटरफेयर किया कि वे नहीं करें, जलाओ घिराव हुआ, सब चीज़ें हुई, तो अब एक लेबलिंग हो गई, भाई मुसलमान करवा रहे हैं। वही काम जो है फिर क्या हुआ कि उससे मिलता जुलता बल्कि और ज़्यादा इंटेंस इवेंट हुआ वेल्स में। वेल्स का जो कैपिटल कार्डिफ है,
उसके अंदर एक लड़के ने 3 लड़कियों को ज़ख्मी करके, यानी जो स्टैबिंग होती है वो करके उसे मार दिया। वो लड़का दिखने में थोड़ा एशियन था, लेकिन वो था क्रिश्चियन ही लड़का, ठीक है? उसके नाम से वाज़ेह था कि वो क्रिश्चियन लड़का है। उन्होंने बाद में न्यूज़ खुद गवर्नमेंट ने बताया कि भई ये क्रिश्चियन लड़का ही है जिसने किया है, मुसलमानों का। अब वो क्योंकि तस्वीर उसकी आई मार्केट के अंदर, तो लोगों ने बोला कि भई ये तो मुसलमान कर रहे हैं, तो उन्होंने उन पे हमला करना, ये करना। हर तरह के शिद्दत पसंद लोग हर जगह होते हैं, उधर भी हैं, लेकिन बहुत कम है। तो वो किया। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, वो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो आप 35% दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना, ये मतलब थोड़ी मैं ब्राउन हूँ तो मुझे आप नहीं, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। आप सिटीजन है, रेजिडेंट है, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? ये नहीं कहेगी कि यार आप अगवानी, आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट जब तक आप इस बाउंड्री के अंदर हैं, आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, ये उसका काम है। कोई आप पे हमला नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 24 घंटे ऑपरेट करने वाली अदालतें बनाई, क्योंकि हो क्या रहा था कि लोगों को पकड़ के डालते थे, वो ज़मानत पे छुट जाते थे, क्योंकि उनका ट्रायल ही हो रहा था। और ज़ाहिर सी बात, ब्रिटिश सिस्टम है तो वो भी, यानी उसका जो अदालती निज़ाम है वो स्लो ही है। तो उन्होंने राउंड द क्लॉक अदालतें की, कई हज़ार लोगों को पकड़ के डाला, ज़ाहिर सी बात है गोरे ही थे सारे, ठीक है? और उनके खिलाफ उन्होंने उस क्विक ट्रायल्स चलाए, क्योंकि उन्होंने अदालतों का टाइम बढ़ा दिया, ठीक है? और वहाँ अदालतें 2 महीने की छुट्टियों पे नहीं जाती। तो अदालतों ने जब जो है वहाँ पे उसका ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, और उन्होंने उनको फिर पनिश किया है कि भाई ये बंदा इतने अरसे तक जेल से बाहर नहीं निकलता, इसको सज़ा मिल रही हाथ के हाथ। उससे एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई। अब तो कोई बात नहीं कर रहा है इसकी, क्या हुआ? क्योंकि वो लोग जो रिपीटेटिवली कर रहे थे, वो चंद लोग थे, चंद हज़ार लोग थे, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लोग थे, या मैक्सिमम 10,000 लोग थे। बस वो हमने उनको कंट्रोल कर लिया, दैट्स इट, एवरीथिंग्स फाइन, ठीक है? सही। और इसके अंदर ये नॉर्मल पुलिस ने, जो कि सिस्टम है, उसने काम किया। इसमें किसी इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज नहीं होना पड़ा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर नहीं हुआ, फौज नहीं बुलाना पड़ी, नॉर्मल सिस्टम ने ऑपरेट किया। सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा था, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ सिस्टम फ्री है। हेल्थ सिस्टम थोड़ा चैलेंजिंग है, उसका रीज़न क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। नेशनल हेल्थ सिस्टम इस तरह काम कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, वो ज़्यादा है, उनको डॉक्टर्स की डिमांड है वहाँ पे। और मैं इंकरेज करूँगा कि जो पाकिस्तान के लोग मेडिकल प्रोफेशन से वो कंसिडर करें यूके जाना, ख़ासतौर पर अगर स्पेशलिज्म रखते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके यूके में जॉब हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बता दिया, ठीक है? बिजली वहाँ नहीं जाती, एज़ फार एज़ यू आर पेइंग द बिल, बिजली वहाँ नहीं जाती। आप रिचार्ज करवाएं, आप बिल आपकी बिजली आती रहेगी। प्रीपेड भी है, पोस्ट पेड भी, दोनों किस्म के ऑप्शन है। और इन्फ्लेशन है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी महंगाई बहुत है, शदीद महंगाई है, तो फिर आपने कमाना है उसके लिए, ठीक है? और तो ये सारे वो मामलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, आपके सामने सिचुएशन है सारी। अच्छा, आपने 2 फैक्टर्स हाइलाइट किए हैं। पहला तो स्टेट, और सेकेंडली जो टैक्स स्टेट एक्सपेक्ट कर रही है अपनी आवाम से। और आपने कंपैरिजन ड्रॉ करा है यूके जैसे मुल्क से, जहां आपके पास 35% टैक्सेस तो हैं, बट लोगों के पास सारी बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल है, और बेसिक नेसेसिटीज़ भी उस लेवल की जिसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में आपसे टैक्स तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 39%, बट बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। इवन जब आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो स्टेट को आपका आवाज़ उठाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो सोने पे सुहागा वाले हालात हैं। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क में इन सब हालात को देखते हुए एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन चल रहा है। लोग इन हालत से तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 39% इस मुल्क में टैक्स क्यों दूं, जब दूसरे मुल्क में अगर मैं 35% अराउंड टैक्स देता हूं तो मुझे कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ तो अवेलेबल हैं, और इस मुल्क में मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है ब्रेन ड्रेन की, हर बंदा मुझसे बाहर जाना चाहता है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये ब्रेन ड्रेन ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास एक वक्त आएगा कि इंटेलेक्चुअल ना होने के बराबर रह जाएंगे, और हमारे पास प्रोफेशनल्स ना होने के बराबर रह जाएंगे, और उनका एक फुकदान पैदा हो जाएगा। इस इकनॉमी में कोई इतना कैपेबल ही नहीं रहेगा कि वो इकनॉमी को रन कर सके। बेंचमार्किंग तब होगी जब आप उन पाकिस्तानी को इंगेज करेंगे जो अच्छे एरियाज़ में मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, ताकि वो आकर उन सिस्टम को यहाँ पर डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसा होगा, यानी जब आप करेंगे, जो कि इससे गुज़िश्ता गवर्नमेंट करने की कोशिश भी की, तो उसमें जो आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई ना, ये रेजिस्ट करेगी, ठीक है? और वो रेजिस्ट क्यों करेगी? कि वो अपनी स्पीड में चलना चाहती है। वो आप पहिए लगाना चाहें, लेकिन वो नहीं करना चाहती। होता है ना कि इंजन और गाड़ी का जो बाकी बॉडी है, वो दोनों मुताबिकत रखना चाहिए।
अगर आप एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी लैंड क्रूज़र ले लें और उसमें अगर आप एफएक्स का इंजन लगा दें, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या उस स्पीड में दौड़ेगी? कभी नहीं दौड़ेगी। हम्म। वो ज़ाया कर दी हमने चीज़। इसी तरह अगर आप एफएक्स के अंदर लैंड क्रूज़र का भारी इंजन लगा दें, तो उसके वज़न की वजह से ही नहीं चल पाया शायद वो, ठीक सही। है? तो ये चीज़ें हैं कि इसमें सिस्टम जो कि ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, जो कि ब्रेन है जो उस पे काम कर रहा है। अगर आप इसमें कहीं भी फ्रिक्शन आएगी, नहीं चल पाएगा। अभी वही सिचुएशन थी, अब तो वो सिचुएशन उससे भी ज़्यादा वर्स हो गई है, क्योंकि अब वो ब्रेन ही नहीं रहा है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है तेज़ी के साथ। लोगों का हम्म। इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं लोग, ख़ासतौर पे पिछले 2 सालों के अंदर लोग इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं कंट्री के अंदर, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। अच्छा, तो अपने प्रिंसिपल सवाल में वापस आते हैं कि जैसे कि हमने अभी इस्टेब्लिश किया कि जो इकनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, जैसे इकनॉमी श्रिंक कर रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो ऑफ़र कर सकती है वो भी श्रिंक कर रही हैं। सारे फैक्टर्स जो इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी नेगेटिव हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारा ब्रेन ड्रेन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी मुमकिन है, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? ये एक टाइम ये आएगा कि हमारे पास इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो चुका होगा कि हमारे पास वो ज़हन ही नहीं रहेंगे जो इकनॉमी को कोई डायरेक्शन दे सके। हम्म। देखिए, मैं ओपन एंडेड बातें नहीं करूँगा। मैं स्पेशलाइजेशन रखता हूँ रेगटेक और फिनटेक पर। और मैं अभी एक मुल्क जो कि सऊदी अरब है, और दुनिया उसकी तरफ इसलिए देख रही है कि वो तेज़ी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और आई एम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं एक यूनिकॉर्न के साथ वाबस्ता हूँ जो कि इस पे स्पेशलाइज करती है। और जो विजन 2030 बोलते हैं, जिसका एक टाइम पर यहाँ के लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिसमें उनको लगता था कि कोई ऐसी, इन्होंने एक होता है ना बज़वर्ड के तौर पे विजन 23 चल रहा है, वो अब इम्प्लीमेंटेशन के करीब जा रहा है। तो उसके अंदर हम तेज़ी से उठाकर उनके जो ट्रेडिशन प्रोसीजर हैं वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और डिजिटलाइजेशन में अगर मैं आज कंपेयर करूँ, नादरा जिस टाइम आया था, नादरा वाज स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आगे था बहुत से मुल्कों से, क्योंकि आप 20 करोड़ ज़्यादा 20 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इतने बड़े मुल्क की पॉपुलेशन को आप डेटाबेस बना दें, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस पॉइंट पे। जब टेलीकॉम पाकिस्तान के अंदर आया था कि हम टॉप 3 कंज्यूमर्स में से टेलीकॉम की, यानी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा। वो एक अलग बात है कि हमारी नस्ल ख़राब हो गई इंटरनेट के मिसयूज़ की वजह से, वो एक अलग सिचुएशन है कि हमने उस पे कैपिटलाइज़ नहीं किया। इसी तरह नादरा के डेटाबेस पे हमने कैपिटलाइज़ सही तरह नहीं किया, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी भी अब कॉम्प्रोमाइज़ समहाउ हो चुकी है, जाली निशाती कार्ड इज़ कॉमन थिंग इन पाकिस्तान। हम्म। तो ये चीज़ मैं अगर एक दूसरे मुल्क के लिए कर रहा हूँ, ये जो एक्सपर्टीज़ रखता हूँ रेगटेक और फिनटेक की, और ये दूसरे मुल्क के लिए मैं एक नेक्स्ट लेवल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ किसी भी टाइम यहाँ पे भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पॉइंट ये होगा कि उस टाइम आप फिर पीछे होंगे, गेटिंग मी? यानी अगर अभी दुनिया आप 100 साल आगे जा चुकी होगी, फिर हम फर्स्ट रेस में मूवर आएंगे। एडवांटेज ले लें अभी टेक्नोलॉजी पे, एआई पर, तभी हो सकता है जब इम्प्लीमेंट करें आप, ठीक है। उसको पढ़कर बज़वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करके एआई, चैट जीपीटी बड़ा ज़बरदस्त है, ये है वो, खेल तमाशे में अगर इस्तेमाल करें आप, और टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं करें, ठीक है, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं हो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट टेक्नोलॉजी, राइट। तो आपने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। रेगुलेटर क्या कर रहा है? और अगर इसी पेस में आप चलाते रहेंगे, और मैं बेसिक ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो रेगुलेटर है वो अपनी स्पीड में चल रहा है, ठीक है। और अपनी स्पीड में तब तक चलता रहेगा जब तक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए आप खुद तैयार नहीं होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन टू वे होती है, एक तो ये कि रेगुलेटर उसको लाना चाहे, जो कि हमारा रेगुलेटर जब भी चाहता है आवाम की तरफ रेजिस्टेंस आती है और वो ब्लॉक कर दे, जैसे वैट इनवॉइस इन्होंने इंटीग्रेट की, ट्रेडर्स ने एहतजाज किया, उसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की, और उसकी कुछ जुगाड़ें बना ली गई हैं उसको स्किप करने के लिए। वो इफेक्टिव, मेरे नहीं ख्याल इतना फुली इफेक्टिव सिस्टम है अभी। लेकिन यही चीज़ जो है फतूरा के नाम से सिस्टम सऊदी में बहुत सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया, और अब उनका रेगुलेटर उस इनवॉइस पे नज़र रखता है, और बहुत सख्त पेनल्टी है, और ट्रेडर वेडर और इस तरह के एहतजाज को सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, अगर इस तरह की मोनोपलीज़ आपने क्रिएट की हुई हैं, पॉकेट्स हैं डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट लोग अपने स्टेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार आ जाते हैं, और पिस कौन रहा है, सैलरी क्लास पे रहा है, तो सैलरी क्लास चला जाएगा मुल्क छोड़ के, अगर आप उसको उसी को स्क्वीज़ करते रहेंगे। हम्म। तो ये चीज़ है, अगर आप एक रेगुलेटर का एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, दूसरा एस्पेक्ट है लोगों में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जब भी आता हूँ, अगर मेरी जेब में कैश नहीं है, मैं एक मुफलिस आदमी हूँ, क्योंकि मेरा कार्ड मुझे कहीं हेल्प नहीं करता, ठीक है। मैं कोई मतलब सुपारी तक नहीं ख़रीद सकता,
ठीक है? मैं कोई चीज़ बिस्किट तक नहीं खरीद सकता एक दुकान पर जाकर। तो उसका रीज़न क्या है कि मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, मेरे पास डिजिटल कार्ड भी है, वर्चुअल कार्ड सब चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो मेरा जो दुकानदार है वो ही बोल रहा है कि मैं तो कैश लूँगा खाली। अच्छा, यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बाद एक और मसला भी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक राय पाई जाती है कि जो आपका रेगुलेटर है ना, उसके हाथ में उनकी इन्फॉर्मेशन सेफ़ नहीं है। ठीक है? जैसे हमने अभी सैलरी क्लास की बात करी, तो सैलरी क्लास वालों ने जब अपने हकूक़ की बात करी कि भाई जो उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो ज़्यादा है जितना उन पे नहीं लगना चाहिए, तो कुछ लोगों को ये शिकायत भी रही कि रेगुलेटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपके मौजूद है, उसके मुताबिक आपका इतना टैक्स बनता नहीं है जितना आप पे कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप वो बातें ना करें जो हम नहीं सुनना चाहते, वरना शायद हम वो बात करेंगे जो आप नहीं सुनना चाहेंगे। उसके लिए ईज़ ऑफ एक्सपीरियंस पे हम काम करते हैं, ठीक है? ईज़ ऑफ बिज़नेस भी हम कहते हैं, हम एक्सपीरियंस उसका ऐसा डिज़ाइन करें, आप टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, जिसके अंदर हम यूएक्स और यूआई की जो चीज़ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब रेगुलेटर अपने कंज्यूमर या क्लाइंट से, क्योंकि वो क्लाइंट नहीं डील कर रहा ना, रेगुलेटर जो है ना उसको समझता है कि मैं इसको हाँकूँगा, ठीक है? ये माइंडसेट का डिफरेंस है। हुँ, हुँ। अगर आप उसको क्लाइंट ट्रीट करेंगे ना तो आपको फैसिलिटेट करेंगे इसको, ठीक है? जैसे पुलिस ही की बात ले हुँ, लूँ मैं, हुँ। ठीक है? पुलिस आपसे जहाँ जिस तरह यहाँ इंटरैक्ट करती है और जिस तरह यूके में इंटरैक्ट करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि पुलिस आपको क्लाइंट ट्रीट करती है कि मैं इसको सर्व करने के लिए इधर मौजूद हूँ, मेरा हुँ, पर्पज़ है। अगर मैं इसको सर्व नहीं कर रहा, मेरा पर्पज़ ही नहीं है, मुझे वहाँ होना ही नहीं चाहिए। सही। जब इसी तरह रेगुलेटर भी है, रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, उसके 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक वो जिसको वो रेगुलेट कर रहा है और एक एंड कंज्यूमर जिसके लिए रेगुलेशन बनाई गई हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको दोनों के लिए फेयर ट्रीटमेंट रखना है। तो यही चीज़ है, तो हम यूएक्स और यूआई पे सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है? जैसे अमेज़न का एक्सपीरियंस है 3 स्टेप में सब चीज़ें हो जाएँ। तो क्या इस तरह हमने डिज़ाइन किए हैं? वो तो एक पेनफुल होता है प्रोसेस। जो क्यूआर कोड का इन्होंने सिस्टम इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ये इनवॉइस पे क्यूआर कोड वो स्कैन करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत पुराना एक्सपीरियंस है ये। इन्होंने क्यूआर कोड इनवॉइस पे किया, आप स्कैन करते हैं, वो कोई फेक इनवॉइस खोल रहा होता है, ठीक है? हुँ, और वो इंटीग्रेट नहीं है, आप वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, हुँ, यानी इसकी हुँ। ये जुगाड़ इन्होंने बनाई है वेंडर्स ने, लोकल वेंडर्स ने। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ऑथेंटिक इनवॉइस है, क्यूआर कोड भी उस पे लिखा भी होगा, एफबीआर के सिस्टम में आप वेरीफाई कर लें। कौन वेरीफाई कर रहा है? उनको पता है कोई वेरीफाई नहीं करेगा, इनवॉइस लेके लोग फेंक देंगे, जेब में रख लेंगे। तो अगर आप वेरीफाई करेंगे, वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, एफबीआर को पता ही नहीं है कि वो जाली क्यूआर कोड से इनवॉइस इशू हो रही है अभी। सही। ये अभी पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, उसकी भी एक वजह है ना कि अगर कोई इंसान चाहता है कि अपनी ट्रांज़ैक्शंस को डॉक्यूमेंट करे और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो रेगुलेटर उसको फैसिलिटेट करने के बजाय तंग इतना करता है कि वो चाहता है कि बेहतर है कि मैं कैश में ही रहूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और अगेन मैं कनेक्ट करूँगा रेगुलेटर पे ही कि सऊदी अरब के अंदर एक रीसेंट रेगुलेशन आई है पीडीपीएल के नाम हुँ, से, जो कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन पे बात करती है। उन्होंने ये रेगुलेशन लाए हैं और उसके एनुअल रेगुलर ऑडिट्स भी होंगे और इस ऑडिट का मकसद, इस रेगुलेशन का मकसद क्या है कि आप किसी से भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे आपका वो कोई प्लेटफॉर्म हो इंक्लूडिंग नादरा, कहीं से भी अगर आपके रेगुलेटर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके किसी भी क्लाइंट वेंडर ने इंफॉर्मेशन अगर लीक की, तो उसको फिर एक नया रेगुलेटर जो बना है पीडीपीएल का जो रेगुलेशन आई है, वो उसके अंडर उसको डील करेगा। आपकी साइबर सिक्योरिटी की रेगुलेशन वीक है इस मुल्क के अंदर, आप लोगों को उसको इन्हांस करना है, लोगों के साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से प्रोटेक्ट हुँ, करना है हुँ। और लोगों की पर्सनल डाटा, पर्सनल लाइफ को भी यानी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट रखना है। तो ये दोनों आस्पेक्ट यानी साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी अगर दोनों प्रोटेक्ट करने की रेगुलेशन लाई जाए और इसका भी एक रेगुलेटर हो जो कि उन सब पे नज़र रखे कि कहीं प्राइवेट लीकेज तो नहीं हो रही, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीकेज तो नहीं हो रही, तो इसको भी रेगुलेशन के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, लेकिन अगेन कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लोगों में और गवर्नमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। रेगटेक मैं सॉल्यूशन देखता हूँ इस मसले का कि रेगटेक सबसे पहले, अगर आप फिनटेक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, अगर आपका रेगटेक नहीं है, क्योंकि रेगटेक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फिनटेक का। अच्छा, रेगटेक के बारे में थोड़ा और बताएँगे आप? रेगुलेटरी टैक की हुँ, बात हुँ। कर रहा हूँ, रेगुलेटरी टैक की अगर हम बात करें इसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी मुल्क के अंदर
पाकिस्तान के अंदर ही कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ या कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, रेगुलेशन है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, सब चीज़ें हैं। मैं एक शिपिंग एजेंट के पास जा रहा होता हूँ या मैं पूरा प्रोसेस ना पढ़ के या किसी एजेंट के थ्रू ना पूरा प्रोसेस करवा रहा होता हूँ। अब जब ये मैं पूरा प्रोसेस करवा रहा होता हूँ इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे इस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उस कस्टम के डिपार्टमेंट के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि मुझे प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया हुआ है और उन्होंने फ्रंट पे भी नहीं आना, उन्होंने एजेंट से होता है ना टाई अप किया हुआ है कि सेटिंग की, इसको हम सेटिंग कहते हैं, सेटिंग है मेरी अंदर, वो एजेंट बोलता है मेरी अंदर सेटिंग है, वो अंदर सेटिंग है, पैसे खिला रहा है वो लोगों को। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इसको अगर मैं डिजिटलाइज कर दूं तो ये रेक टेक बन जाएगा। ठीक है, कस्टम का इदारे का मकसद क्या होगा, वो अपनी ट्रांजैक्शन में नज़र रखना है, सर्विलेंस करना है, उस काम को करना नहीं है। उसको कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर कोई हज़ारों की फ़ौज भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुबई के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, दुबई ने अब आपका एआई बेस्ड पुलिस का सिस्टम लेकर आए हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर जो पुलिस बाकी जो है वो मॉनिटरिंग उसमें चली गई है, लोगों से इंटरेक्शन में नहीं रही है। अगर मैं पुलिस को बात करता हूँ, करप्ट इदारे के तौर पे हर बंदा देखता है, बात करता है, एग्जाम्पल के तौर कोर्ट कोट करता है, वीडियोज़ आती रहती हैं आए दिन। इसको अगर एलिमिनेट करना चाहूँ, मैं थानों की जो डीलिंग है, रिपोर्ट डीलिंग, जिसमें एक बंदा ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे आपकी एफआईआर दर्ज करनी नहीं करनी, ये राइट आप उस आदमी से ले लें। आप इसको डिजिटलाइज कर दें इस प्रोसेस को, या एक बॉट बिठा दें एआई बेस्ड जो कि कर रहा हो, तो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है कि कोई बंदा जज करे कि इसकी एफआईआर या कच्ची पर्ची पक्की पर्ची वाला जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पक्की पर्ची की वो पैसे ले रहा है आपसे। आपने एवेन्यूज़ को प्रोवाइड किया हुआ है। कस्टम की एग्जांपल मैंने आपको पहले दी, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको पुलिस की दी। इस तरह आप सारे इदारे लगा लें। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ऊपर अपनी बिल्डिंग का, ठीक है, एक एडिशनल, अच्छा जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन के लिए बजरी रखेंगे अपने घर के बाहर, बस रखी है अभी, अनलोड हो रही है, अभी रखी भी नहीं होगी, अनलोड हो रही होगी, 36 इदारे आ जाएंगे निकल कर। ठीक है, क्योंकि वो सारे इदारे जो हैं, जो कि कोई बोलेगा आपका मैप सही नहीं है, कोई बोलेगा आपने इसकी परमिशन नहीं ली, कोई बोलेगा आप रोड नहीं खोद सकते, नहीं नहीं, आपको पता चलेगा कि कितने इदारे काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो इदारे आपको सर्व करने के लिए नहीं है, आपको क्लाइंट नहीं देखते, आपको लूटने खसूटने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपसे आके रिश्वत लेंगे। ठीक है, आपसे रिश्वत का तकाजा करने के लिए वो इसलिए बैठे हुए कि जैसे ही खोले मैं आऊँ और अपने खाचे लगाऊँ। ये पर्सपेक्टिव है, अगर मैं इन इदारों को एलिमिनेट कर दूं, सब डिजिटलाइज हो, यानी कोई भी बंदा कुछ करने वाला हो, यानी जो सप्लायर है उसको पता हो कि यार आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, अगर हैं तो फिर मैं आपको डिलीवर करता हूँ। यूके की एग्जांपल दूंगा मेरा, क्योंकि मैं फूड चेन बिजनेस से वापसता हूँ यूके के अंदर। उसके अंदर हाइजीन सर्टिफिकेट पहले लेना होता है अगर आप कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, और वो रेगुलेटर जो आपको अलाउ करेगा बिजनेस परमिट देंगे, वो आपको हाइजीन सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा कि आपके पास कोई स्टाफ है जो हाइजीन सर्टिफाइड है, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और फिर उसकी रेटिंग दी जाएगी, और वो आपके कस्टमर जो आपके कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए कि इस रेस्टोरेंट की हाइजीन सर्टिफिकेशन क्या है। अभी आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, इकरारुल हसन साहब जो हैं उनकी, कि पता नहीं बेकरियों पे छापे पड़ रहे हैं, तो पता नहीं गंदगी मची हुई है, ये क्यों है? क्योंकि आपका रेगुलेटर यहाँ सो रहा है। ठीक है, और आपने इसको डिजिटलाइज नहीं किया। हाइजीन सर्टिफिकेट फुली डिजिटलाइज है, घर बैठे आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यूके में सिस्टम इस तरह का बनाया है। ट्रेडमार्क हासिल करना पाकिस्तान के अंदर इतना कोई पेनफुल और लंबा प्रोसेस है। ठीक है, मैंने आज तक मेरे इंटरेक्शन हुआ है, मैंने यूके में 2 ट्रेडमार्क हासिल किए थे, सब कुछ ऑनलाइन था, एप्लीकेशन सारा प्रोसेस ऑनलाइन था, और 60 दिन के बाद ख़ुद अपडेट की। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता है तो वो मुझे बताता है कि यार आपका ना यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट इससे आ सकता है, डू यू वांट टू प्रोसीड। यानी एक बंदा चैट करके मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे कभी नहीं मिला, किसी दफ्तर में कभी विजिट नहीं किया, कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट रेगुलेटर से बात कर रहा हूँ मैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का इदारा है वहाँ पे। तो उससे मैं डायरेक्ट सारा ऑनलाइन प्रोसेस कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, 60 दिन के अंदर मुझे ईमेल में सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, अगर कोई चैलेंज करता तो उसकी जो क्वेरी होती चैलेंज करने वाले की, वो भी मुझे ईमेल के थ्रू आती है, और उसका रिप्लाई भी मुझे उसी के थ्रू देना होता। ठीक है, फ़ीस वगैरह भी सब मैंने ऑनलाइन पे की है। ये चीज़ पाकिस्तान में क्या मुमकिन है? जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो जानते हैं कितना पेनफुल प्रोसेस है। आप किसी लॉयर को इंगेज कर किए बगैर तो आप करवा नहीं सकते हैं काम ये। ठीक है, और अगेन वो लॉयर का काम प्रोसेस से ज़्यादा वो खाँचे वाला वो नहीं, सेटिंग वाला काम अलग होगा। ठीक है, कि वो आपसे पैसे ले रहे हो, या मेरी सेटिंग है मैं करवा दूंगा आपका आराम से। ठीक है, तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
ये उन्होंने को डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की है, वो भी मैंने देखा था प्रोसेस, उन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्वाइट पेनफुल प्रोसेस है, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा जिस लिहाज से मैंने, अगर मैं उसको यूके से बेंचमार्क करूँ तो। अच्छा, एज अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान को तो ग्रो करना चाहिए जैसे कि हमारी नेबरिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, मगर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ग्रो तो करना दूर की बात, रिवर्स गियर के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो आपके नज़दीक से क्या क्या चीता चीता वजूहात हैं? बहुत आसान सी बात है, अगेन इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इसको हवा बनाया हुआ है लोगों ने। एक बात तो ये कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको प्रोसेस से हटाना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर, हम्म आप बैकग्राउंड के आदमी हैं, आपको पता है हम्म कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई मीटिंग भी हो रही होती है तो उस आदमी को बोलता है भाई आप बाहर चले जाएं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। है। लेकिन उससे पहले उसने डिस्क्लोज करना है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम्म ठीक है। तो जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि किसी एरिया पर टैक्स ना लगे, यानी जैसे एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं उसके अंदर, वो चाहते हैं एग्रीकल्चर पर टैक्स ना लगे, भले सैलरी क्लास पे 100% टैक्स लग जाए, ठीक है। अगर तो इसका मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता। सही तो टैक्सेशन के डिसीजन लेते हुए उन स्टेक होल्डर्स को तो पहले आपने बाहर निकालना है ना, सही ठीक है। या उनको बोलेंगे आपका वोट काउंट नहीं होगा क्योंकि आप एक सर्टेन, अच्छा फिर दूसरी बात ये कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है नेशनल स्केल पे। बचपन में हम पढ़ते थे पाकिस्तान स्टडीज़ मुताल्ला पाक कि एक ज़राई मुल्क है, 70% जो है वो ज़राअत से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो नहीं सही है एटलीस्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, और ना कोई ज़राई मुल्क अगर है तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर तो इज़राइल प्रोड्यूस कर रहा है रेगिस्तान में बैठ कर। अभी सही चंद सालों में उसकी प्रोडक्शन बाय फार ज़्यादा है, पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी अगर मैं कहूँगा या जिसको यील्ड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यील्ड जो है ना इज़राइल की है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ज़रूरी मुल्क हम किस मुंह से अपने आप को बोलें, हालांकि नहरी निज़ाम भी हमारे पास है, हमारी पंजाब की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ नेचुरल चीज़ है, वो रेगिस्तान में बैठकर सबसे ज़्यादा यील्ड ले रहा है, मेरी यील्ड सबसे मेरे लोएस्ट ख्याल है, से साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट यील्ड। अच्छा, आई बिलीव नेचुरली तो हम सर्टेनली एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हाउसिंग स्कीम इतनी बना ली गई हैं कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री कम और एक हाउसिंग स्कीम ज़्यादा करने लगे। लेकिन हम फिर ज़रूरी मुल्क देखें, जब ज़रूरी मुल्क कहते हैं ना, हम सर्विस सेक्टर कंट्री हैं बेसिकली, हम सर्विस ड्रिवन कंट्री हैं, हम ज़रूरी मुल्क नहीं हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में जैसे 300 बिलियन की इकोनॉमी के अंदर 150 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ ज़राअत से आ रहा होता ना, फिर मैं बाय कर लूँगा आपका ये नैरेटिव, ठीक है, कि ये ज़रूरी मुल्क है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ही जो है कुछ भी नहीं है और मज़ीद कम होती जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन जैसे आपने बताया कि ज़मीन कर ली गई है, लेकिन यूटिलिटी भी तो कम है ना आपकी, आपकी प्रोडक्शन साउथ एशिया में सबसे कम है, पाकिस्तान की लोएस्ट यूटिलिटी है, सॉरी यूटिलिटी बोल रहा हूँ, आपकी यील्ड। तो आपकी जो क्रॉप यील्ड है ना सबसे लोएस्ट है इस पूरे रीजन के अंदर। तो इसके साथ मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ जबकि मेरी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें बड़ी अच्छी यील्ड है, ठीक है। तो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ आपकी प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन ग्रोथ से मैच नहीं कर रही, तो आप ज़रूरी मुल्क तो आप नहीं बोलें, हाँ आप सर्विस सेक्टर हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर हैं तो फिर आप उसको ड्यू शेयर दें, ठीक है। जैसे हम बात भी करते हैं कराची को ड्यू शेयर मिलना चाहिए, उसका रीज़न ये नहीं है कि पोर्ट है, सब चीज़ें वो भी है, लेकिन उसका सर्विस सेक्टर बाय फार, तो उसे किसी भी शहर के अंदर इतना सर्विस सेक्टर इस्टेब्लिश नहीं है जितना सर्विस सेक्टर यहाँ इस्टेब्लिश है, ठीक है। पोर्ट का एलिमेंट है, वो नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन जो वैल्यू ऐड करता है कराची, क्योंकि पोर्ट तो नेचुरल है ना, उसमें कोई वैल्यू ऐड कराची नहीं कर रहे, कराची वाले नहीं कर रहे, जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो सर्विस सेक्टर है, ठीक है। आप सर्विस सेक्टर के आदमी हैं, मैं सर्विस सेक्टर का, मुझे पता है कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में आपको चीज़ नहीं मिलती, लेकिन हैं वहाँ पे भी सर्विस के लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, वो सब मिलाकर इस सर्विस सेक्टर से कम है, इसी वजह से टैक्स सबसे ज़्यादा यहाँ से जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर को आप ड्यू शेयर देने लगें, ठीक है, भले वो कहीं पे भी, मैं नहीं बोला कराची को दें, आप कहीं पूरे मुल्क में कहीं भी दें, उसको ड्यू शेयर दें, उसको आप फ्लरिश करें, तो आप फोकस करेंगे सर्विस सेक्टर है, तो आपकी पूरी पॉलिसी मेकिंग चेंज हो जाएगी। फिर आप ज़राअत को एग्जम्पशन नहीं देंगे, आप फोकस करेंगे मुझे इसको छूट देनी है, मुझे तो सर्विस सेक्टर, मैं सर्विस बेस्ड कंट्री हूँ ना, तो मुझे इन लोगों को ऊपर लेकर आना है, ठीक है। और जब मैं इन लोगों को ऊपर लेकर आऊँगा और ज़राअत को वो करूँगा, अच्छा ये मैं आपको बात बताऊँ कि ये चीज़ रेलिवेंट स्पेन में भी है, ये चीज़ रेलिवेंट बेल्जियम में भी है, कि ये मुल्क जो हैं हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसके अंदर एक लोग जो हैं ज़राअत पे काम कर रहे हैं और एक लोग सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, और मुल्क में ये फ्रिक्शन चल रही है, लेकिन सब इंक्लूसिव
इकनॉमी बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक सर्विस बेस्ड कंट्री है, राइट? और आपने कहा कि जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका मोस्टली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, राइट? इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उन सारी पॉलिसीज़ पे जो पोटेंशियली एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकती हैं, और उनका कोई कंसर्न नहीं होता उन पॉलिसीज़ से जो सैलरी क्लास को टैक्स करती हैं, राइट? बट अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस कंट्री के सैलरी क्लास है और वो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो फिर ये पार्लियामेंटेरियंस मोस्टली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो आवाम के वोट से ही आते हैं ना पार्लियामेंट में, आइडली। लेकिन अब पार्लियामेंटेरियंस का चुनाव जो है वो कोई शूरा की बेसिस पे नहीं हो रहा, वो बंदे गिन के हो रहा है, ठीक है? तो अब ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो बंदे गिन के कर रहे हैं। तो अभी भी अच्छा, अर्बन एरियाज़ में मेजॉरिटी रह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी डिवीज़न जो है सीट्स की, जो पार्लियामेंटेरियन की रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। एक टाइम था, आज से मेरे ख्याल से 30 साल पहले, हमारी 70% पॉपुलेशन देहात में रहती थी। अभी हमारी 65% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रह रही है, क्योंकि हमने शहर इतने बड़े कर लिए हैं और हमारे जो गाँव वगैरह थे उनको ख़त्म कर लिए हैं, जो शहर के करीब करीब गाँव थे वो ख़त्म हो गए। तो अब 65% बिल्कुल शहरी इलाकों से जाना चाहिए, लेकिन इस डिवीज़न को एक्सेप्ट करने के लिए कौन तैयार होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज़राअत वाले जो हैं वो अपनी जगहें छोड़ दें और वो इनको दें, तो ये एक कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ये मैटर। अच्छा, चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, उसकी बेसिस तो लोग ही होते हैं, राइट? बस एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी सीट पे किसी बंदे को इलेक्ट करवाते हैं। तो इफ़ यू बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज रूरल एरियाज़ में आपके रह ही नहीं रहे हैं, वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट प्रोविंशियल असेंबली की और नेशनल असेंबली की शहरों के अंदर होना चाहिए। नहीं, वो इसलिए हैं कि जो लोग अर्बन में रह रहे हैं, उन्होंने अपने डोमिसाइल चेंज नहीं करवाए ना। तो अभी यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ केपीके से आए हैं, पंजाब से आए हैं, तो या इंटीरियर सिंध से भी अर्ब आए हैं कराची के अंदर। इसी तरह जो इंटीरियर लाहौर से या केपीके से लाहौर में आए हैं लोग, तो वो अपना वो चेंज नहीं करवाते डोमिसाइल, या अपना एड्रेस चेंज नहीं कराते, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस इज़ डिफाइनिंग आप कहाँ पर हैं। तो ऑन रिकॉर्ड आप रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं शहरों की, लाहौर, पिंडी और कराची की, लेकिन आप एक्चुअली किसी गांव या रूरल एरिया से हैं, ठीक है? और परमानेंट एड्रेस आपका वोट वहीं पे पड़ रहा है, वोट आपके यहाँ पे नहीं है, तो आपको रिसोर्स एलोकेट ही कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती। और यही तो जो हमारे जमात इस्लामी वाले साहब हैं, क्या नाम है उनका, हाफिज़ नईम साहब, तो यही तो कह रहे हैं कि भाई आप रिसोर्स एलोकेशन सही करें। ये इस तरह नहीं होगा कि आपकी कराची की मैं बात कर लूँ, मेरे ख्याल से 20 से 25% पॉपुलेशन रिकॉर्ड पे है ही नहीं, या उससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड पे नहीं है, क्योंकि वो केपी के पंजाब और इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान में है वो रिकॉर्ड पर, और वो वहीं वोट डालते हैं, उनका वहीं जो है वो पॉलिटिकल वो है, लेकिन वो कंज्यूम यहाँ की रिसोर्सेज कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल मसला है। ये कभी भी आप हमेशा अपने आप को ज़रूरी मुल्क ही कहते रहेंगे कि 70% लोग रिकॉर्ड पे वहाँ रह रहे हैं, हालांकि 65% लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो नाकामी होती है ना, वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी नाकामी हुई, जैसे आपने जर्नी में बताया कि मुझे बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा और फिर मैं उनसे गुजर के यहाँ पहुँचा। तो अभी कोई ऐसी नाकामी जो आपके ज़हन में हो, अगर आपको लगता हो कि अगर वो नाकामी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती ना, तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नहीं होता? अच्छा, एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख़्याल से, मैं अपनी जो 9th क्लास का मैंने ज़िक्र किया, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में रह जाना, ये मैं कहानी हर बंदे को बताता हूँ अपने बारे में। और इंसान को अपनी वीक, अच्छा लोग ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी पोजीशन में पहुँच जाते हैं, वो अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो किसी को इवन के इट्स हार्ड टू बिलीव, राइट, कि ये बंदा इस लेवल पे कैसे पहुँचा अगर ये इतनी जल्दी अपनी अर्ली स्टेज में फ़ेल हो गया था। तो ये शेयर करना होता है लोगों को, ये बताने के लिए कि नहीं भाई, होता है, फ़िल्मी सीन होते हैं इसी दुनिया के अंदर। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा फिर सीए के उसके अंदर भी जो एक पेपर था, लेकिन मैं उसमें अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा था, ठीक है? मैं अपने पैसे कमाने में लग गया था और एक पेपर को मैं वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन जब मैंने लग के किया तो वो भी हो गया, क्योंकि मुझे क्लियर था कि अगर करना है तो यही काम करना है, उसके अलावा मैं किसी कोई काम कर ही नहीं सकता ये,
ठीक है। और अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं बिज़नेस डेवलपमेंट साइड पे जब से आया हूँ, तो उसके अंदर अब मेरा फ़ोकस यही है कि बिज़नेस वेंचर बिल्डिंग पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्डिंग पर, इस पे काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को स्किल भी डेवलप कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं वो चीज़ें एक्वायर करूँ कि जो मेरे एकेडमिकली, जो मेरे बैकग्राउंड है, उसने मुझे नहीं दी। तो उस पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। तो उसमें यही होता है कि एक झटका लगता है इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर, जितनी जल्दी उम्र में लग जाए, जितना जल्दी समझ में आ जाए इंसान को वो बात, उतना अच्छा है। अगर एक आदमी बार बार झटके खाता रहे और वहीं खड़ा रहे, तो मैं खाता हूँ एक बेशरम आदमी है। सही सही। अच्छा, होता है ज़िंदगी में कि कुछ लोग ना हमें मशवरे देते हैं, क्योंकि हाँ, कुछ लोगों को शौक़ होता है मशवरे देने का, हाँ, और हमें उस वक्त लगता है कि यार कितना बेहतरीन मशवरा है ये, इस पे तो अमल करना चाहिए। हाँ, मगर कुछ अरसे बाद या बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद हमें मालूम होता है क्या ही बेवकूफ़ाना मशवरा था, हाँ, मैंने सुना ही क्यों, गया हाँ, अमल तो करना दूर की बात है। तो हाँ, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ? हाँ, वो हमारा यही है कि मुशीर बनने का हमें पूरा शौक है। कंसल्टेंट हम सब, मतलब पूरी कौम पैदा हुई है कंसल्टेंसी का चमचा लेकर, ठीक है। वही नीम हकीम सब घूम रहे हैं। आप बस अपना मसला बताएं, 100 बंदे आप उसका मशवरा देने आ जाएंगे, ठीक है। इसी इसी वजह से हमारे फेसबुक ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हैं इस तरह के ना, कि इसमें आप मशवरा लेने जाए, 100 बंदे आपको अपनी कहानी सुनाने आ जाएंगे। और अगर कोई ऑथेंटिक मशवरा दे भी रहा होगा, तो उसको चैलेंज करने वाले आ जाएंगे 100 के, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये तो इस तरह नहीं होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये एक है, और इस तरह की मेरी लाइफ में भी लोग आए, और और इस तरह के लॉसेस भी हुए बिज़नेस के, तो जो मेरे ख्याल से डिस्कस करेंगे उस पे। तो लेकिन ये जो है मशवरा देने वाले आए, तो उसका ना एक तरीका मैंने एक बुक से ड्राइव कर लिया, और बड़ा रेसिपी है मेरी, ठीक है। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है। बुक इकिगाई कहते हैं, AKIGAI, ठीक है। और ये जो रेसिपी है ना, ये मैं हर बंदे को बोलता हूँ, यानी किसी भी नए वेंचर में एंटर होने वाले हो ना, बस ये देख लो कि ये 4 बातें फिट हो रही है, नहीं हो रही। अगर 4 बातें फिट हो रही हैं, तो ये काम करो, ये तुम्हारे लिए। नहीं हो रही, एक भी नहीं हो रही ना, तो सिर्फ अगले आदमी की शक्ल देख के, या उसके उसकी दाढ़ी और उसके सोम अपीयरेंस। सोम सलाद देखकर नहीं हम्म। करो, बल्कि एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए आपने, ठीक है। वो आपको अपीयरेंस से बहुत ज़बरदस्त नमाजी परहेजगार आदमी लिख रहा हूँ, लेकिन अब वो आपको पता है चीटर कितने घूम रहे हैं यहाँ पे, सही बात है। ठीक है। तो बहरूपी तो बहुत है। हाँ, अपने कॉलर ट्यून भी उस तरह की लगा लेते हैं अगले आदमी को हम्म धोखा देने के लिए, कि वो नात आ रही है, आप समझेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी होगा, नाते सुनता है, दूसरे आदमी को भी सुना रहा है, जो सुनना हम्म नहीं भी यार उसको भी सुना रहा है, क्योंकि उसे कॉलर ट्यून लगाई हुई है। लेकिन आप जब उससे डील करते हैं, तो मामले में वो कहीं पे भी नहीं है, हम्म। नात सुन रहा है, लेकिन कॉलो फेल के अंदर, बल्कि फेल के अंदर कहीं भी सीरत नहीं दिख रही, सीरत नबी नहीं दिख रही उसके अंदर, ठीक है। नहीं, वो तो बहरूपी की खासियत ही ये है कि वो प्रिटेंड करता है जो वो होता नहीं है। हाँ, तो इकिगाई मैं बता रहा था, इकिगाई जो है 4 बातें हैं। एक बात ये है कि आप जो भी काम करने वाले हैं, कोई भी बिज़नेस करने वाले हैं, ठीक है, या कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या आप नेचुरली उसके अंदर अच्छे हैं? यानी आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, यानी एफर्टलेसली आप अच्छा करते हैं। हम्म अगर आप ऐसे हैं कि एफर्टलेसली आप अच्छा करते हैं, तो हाँ, वो काम आपको करना कंसिडर करना चाहिए। अभी 3 और फैक्टर हैं। पहला हम्म फैक्टर क्या है कि आप नेचुरली उसके अंदर अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी एक्स थ्रो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया यूके के अंदर। हम्म दोस्त के साथ ऐसे ही चला गया, हो रहा था, चले गए हम लोग। हम्म तो मुझे पता चला कि मैं एक्स थ्रो में नेचुरली अच्छा हूँ। मतलब मैं फेंकता हूँ, बिल्कुल बुल्स आई पे लग रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी पे कोई चप्पल भी उठा के नहीं मारी, ठीक है। तो अब वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो उस पे लग रहा है। तो अब दूसरी चीज़ मुझे समझ में आ गई, नेचुरल स्ट्रेंथ है। अब दूसरी चीज़ ये, क्या ये मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है ये करने में? पहली चीज़ क्या है? स्ट्रेंथ, यानी मैं नेचुरली अच्छा हूँ उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये कि क्या मैं करना चाहता हूँ? हम्म अगर मैं करना चाहता हूँ, यानी मुझे मज़ा आता है करने में, एन्जॉय करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। हम्म अब एक मूवी है माही के नाम से, नेटफ्लिक्स पे, हम्म ठीक है? जिसमें दोनों मियाँ बीवी का नाम जो है ना माही होता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो है ना, वो बंदा जो है ना क्रिकेटर बनना चाह रहा होता है, ठीक है? तो अब वो क्रिकेटर बनना चाह रहा होता है, ये कर रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है? और उसका भी इंटरेस्ट होता है। इस लड़के का इंटरेस्ट होता है, नेचुरल टैलेंट नहीं होता इसके अंदर। तो उसका कोच उसको बोलता है कि भाई, अच्छा, वो 10 साल का, मतलब 2 या 3 साल का, सॉरी, गैप लेता है, वापस जाता है कि यार मैं दुनिया में फेलियर आदमी हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, क्रिकेट ही मेरी चीज़ है। वापस क्रिकेट खेलने आता है, उसका कोच बड़ापन का मुज़ाहरा करता है, उसको चांस देता है, और नए लड़के आ गए होते हैं, वो उसको बोल्ड कर रहे होते हैं। हम्म तो
6 बॉल डालते हैं, 6 पे 6 लड़के उसको बोल्ड कर देते हैं। तो वापस आता है तो उसका कोच पूछता है क्या तुम्हें फील हुआ, तुम 3 साल बाद ब्रेक लेकर आए, उस टाइम पे तुम इसलिए गए थे तुमसे नहीं हो पा रहा था, तो अब क्या? उसने बोला कि मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए। बोला नहीं, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, बस समझ लो ये बात। पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस की भी लिमिटेशन है ना यार। 35 के बाद आपकी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी आपको। तो उसको फिर उसने जब ये चीज़ को क्लिक करती है, उसने बोला हाँ मेरी बीवी के अंदर जो है इंटरेस्ट भी है उसका क्रिकेट में, मेरे साथ उठ के 2 बजे ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखती है, और टैलेंट भी है, बेहतरीन क्रिकेटर है, और क्योंकि वो उसके साथ जाती है जब स्टेडियम में तो बेहतरीन खेलती है, लड़कों को मार रही होती छक्के। तो ये चीज़ को समझ में आ गई, 2 चीज़ें। अच्छा, तीसरी चीज़ इसी मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तीसरी चीज़, क्या फीमेल क्रिकेट टीम जो थी इंडिया की वुमेंस क्रिकेट टीम, उसको अच्छे क्रिकेटर की ज़रूरत है? बिल्कुल है, पाकिस्तान को भी है, हर मुल्क को है एक अच्छे स्पोर्ट्स। अभी कॉमनवेल्थ के अंदर हम अभी ओलंपिक्स के अंदर हम गए और हमने देखा कि हमें तो स्पोर्ट्स पर्सन्स की बहुत ज़रूरत है। हम तो किसी स्पोर्ट पे नहीं कर पा रहे, कितने लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब गेम खेल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में। अब मैं पैडल खेल रहा हूँ वीकली, मेरी ये एक्टिविटी है पैडल, मेरे ख्याल से, या पिकल बॉल, शायद पाकिस्तान में कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मुझे पता है खेला जाता है। अब वो कंसिडर करें इसको हम ओलंपिक्स में ऐड कर दें, पैडल और पिकल बॉल, 2 नए गेम, ठीक है, दुनिया खेल रही है और इस लेवल पे खेल रही है, वो चाहते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में आए। तो अब तीसरी चीज़ क्या है कि लोगों को उसकी ज़रूरत हो, सोसाइटी को उसकी ज़रूरत हो, या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है? हमें अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, और ये अगर कोई बंदा ये सीख कर आता है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ बाद में, ठीक है। चौथी चीज़ ये कि आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, क्रिकेट में आपको पता है कितना पैसा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो अगर ये 4 चीज़ें जब मिल जाएं, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट कि आपको मज़ा आता है करने में, आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, आप 4 बजे उठ के भी क्रिकेट खेलने भाग रहे हैं अगर उठ कर, ठीक है, और आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, और उसके साथ साथ ये है कि लोगों को इसकी ज़रूरत भी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, जो काम आप करने वाले हैं, अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वो काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई भी ऐसा मुशीर ख़ास बनकर आता है मेरे पास, मशवरा लेता है, ठीक है, भले वो सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, लेकिन मैं इक्केगाई ज़रूर लगाता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि मैं कुछ मेंटोर्स की हमेशा इंपॉर्टेंस देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ मेंटोर्स हैं, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, जिनसे मैं कंसल्ट करता हूँ, जिनको मैं अपने से बेहतर समझता हूँ कि यार ये मुझसे बेहतर है, अगर मैं कहीं फंसूँ तो मैं इस बंदे से पूछूँ यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मैं करता हूँ। और मेंटोर की अपनी एक वैल्यू होती है, लोगों को समझ में आना चाहिए। आप 10 साल धक्के खा के जो सीखेंगे, मेंटोर शायद आपको 1 मिनट में बता देगा कि यार तुम ये अगर इस तरह करोगे ना ये हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने भी धक्के खा के सीखा है कि मेंटोर की एक वैल्यू होती है, हर इंसान को एक या एक से ज़्यादा मेंटोर रखने चाहिए जो उसका हाथ पकड़ें और उसको रोड क्रॉस करा दें, ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका आप खून ही पी लें मेंटोर का, आपने उससे कंसल्ट करना है, गाइडेंस लेनी है, ठीक है। आप उसके पास जाएं, उससे मशवरा करें, समझें और इम्प्लीमेंट करें, और फिर उससे फीडबैक लें, या मैंने कोशिश की इस तरह नहीं हो रहा, फिर वो आपको गाइड करे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर करें, वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इकिगाई मॉडल इज़ यानी ज़िंदगी का असूल है। अगर आपको नया काम करने वाले, नया वेंचर करने वाले, 4 चीज़ें देखनी है आपने। अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इंस्पायरर बनने की मैंने कोशिश की, उसका रीज़न ये कि मैं एन्जॉय करता हूँ बोलना, मैं एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, और इसको मोनेटाइज आराम से किया जा सकता है, और लोगों को अच्छे क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के स्पेस में आपको पता है कि लोग खाने पीने की बना रहे हैं या अजीब से वीलॉग बना रहे हैं, कोई बेड से उठ के बना रहा है, कोई बना रहा है वो जो 4-5 बहनें मिल के बना रही हैं, हमारा जो नंबर 1 यूट्यूबर जिस तरह कंटेंट बना रहा है, तो डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है। रोस्टर से आप स्टार्ट किया, आप क्या काम कर रहे हैं यार, ठीक है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है, तो हाँ मैं एटलीस्ट समझता हूँ कि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि एक सिंड्रोम है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो बहुत कॉमन है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, बहुत कॉमन है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कॉमन है, जहाँ लोगों को लगता है कि जितना मैं कर रहा हूँ इतना कम है, या लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो उसको कभी आपने एक्सपीरियंस किया, या आपने इंडस्ट्री में देखा कि वाकई एग्जिस्ट करती है और इस चीज़ को एड्रेस करने कॉर्पोरेट इन जनरल कुछ कर रही है? शिद्दत के साथ
और ये अभी भी होता है कभी कभार मेरे साथ। उसको ओवरकम करने के लिए आपको इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं और अपने आप को प्रैक्टिस किया, खासकर जब मैं टिकटॉक पे आया तो उसके लिए ज़रूरी था इमोशनली इंटेलिजेंट होना। वरना आप अजीब किस्म के लोग वाहियात किस्म के कमेंट लिख के चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि यार मैं पहले उस आदमी को तो देखूँ, इस बंदे की मतलब लेवल भी है जिससे मैं लड़ रहा हूँ, यानी ये बैटल मुझे लड़नी भी है। तो आपने बैटल बहुत वाइजली चूज़ करनी है अपनी। तो इसी तरह ये जो आपने बात की ना, बहुत होता है कि कभी कभार आपको कोई दोस्त मिलेगा और आपसे बोलेगा यार मैं ना, मेरी यहाँ पे जॉब हो गई है और इतनी सैलरी। आप हैरान रहेंगे, भाई यार ये तो इतना फारिग आदमी घूम रहा था, इसका तो एक्सपीरियंस भी, इसकी मुझसे ज़्यादा कैसे हो गई। ठीक है, ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक क्लाइंट के लिए बड़ी जान मार रहा था। ठीक है, वो नहीं हुआ और एक ऐसे फजूल आदमी को क्लाइंट मिला। ठीक है, यानी बंदा इज़ वॉज नाइस, लेकिन मैं उसको समझता था कि मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। लेकिन उसको वो मिल गया असाइनमेंट। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार ये तो फिर वही यार, इसको कैसे मिल गया। फिर ये चीज़ हुआ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर आप इस बात पर बिलीव रखें कि जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कंडीशन क्या है, मेहनत। ओनली कंडीशन इज़ मेहनत, एफर्ट। सब्जेक्ट टू डैट कंडीशन अगर आप कर रहे हैं और वो चीज़ आप जो नहीं मिली, तो वो आपके लिए नहीं थी। और उसका रीज़न ये है कि इससे आपको कुछ सीखना था इस पूरे प्रोसेस से। यानी आपको लगता नहीं है मैंने टाइम ज़ाया किया है, पूरा प्रोसेस से मैं गुज़रा और वो चीज़ भी नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो आप उस प्रोसेस से गुज़र के आपने एक सीखना, आपको सिखाना होता है, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको सिखाना होता है कि यार इस प्रोसेस सीखो, ये तुम लूज़ करोगे, फिर तुम ये सीखोगे, फिर तुम उससे बड़ी चीज़ अचीव करोगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है कि कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या कोई एक्सटर्नल फ़र्द जो है आपको आके इन्फ्लुएंस ना करे। यानी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो आपको लगे यार ये मैं तो पीछे रह गया, या मैं तो अच्छा नहीं कर रहा, ये तो इतना ज़बरदस्त कर रहा है, या ये दोस्त तो मेरा मुल्क से बाहर चला गया, इतनी तबाही मचा रहा है वहाँ पे, इतना इन्जॉय कर रहा है, हर वक्त वीडियो शेयर करता रहता है घूमने फिरने की। ठीक है, मैं तो नहीं कर पा रहा ये। अब मैं तो यहाँ सड़ता रहता हूँ, रोज़ाना ऑफिस लाइफ, वही शक्लें देखनी है जो मुझे पसंद नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, इससे बाहर आने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है कि आपका जहन इतना पुख्ता हो कि ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ना करें, बल्कि आप स्ट्रांगली बिलीव रखें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस और कुछ अच्छा है जो आने वाला है, लेकिन उसके लिए आप राइट एफर्ट नहीं कर रहे हैं। वो राइट एफर्ट करनी है, जो कंडीशन वही है मेहनत वाली। ठीक है, अगर बंदा इतनी करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा वज़न कम करना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश से नहीं होगा, उसने एफ़र्ट करनी है। कंडीशन क्या है कि भाई 10,000 स्टेप चलो। ठीक है, चीनी छोड़ दो, ऑयल छोड़ दो। ठीक है, तली हुई चीज़ें छोड़ दो और कुछ एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बंदा रोज़ाना दुआ कर रहा है उठ के, या अल्लाह मेरा वज़न कम करा दे। अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार है, ठीक है, करवाने का। लेकिन अल्लाह ताला ने कंडीशन वाला वो रखा है, क्या तुमने एफ़र्ट की है इसके लिए, यानी तुम डिज़र्व करते हो ये। ठीक है, तो अगर तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है, तो सही है। लेकिन अगर आप फुल फोड़म-फाड़ी मचाई हुई है आपने, आप ज़िंगर सुबह शाम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या था, एफ़र्ट। आप एफ़र्ट नहीं करें तो अल्लाह को पता है आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, तो अल्लाह ताला डिज़र्विंग लोगों पे फ़ोकस कर रहा है। ठीक है, डिज़र्व का, ज़ाहिर-सी बात है कि दीनी मामलात में भी है कि जो लोग नमाज़ी परहेज़गार हैं, अच्छे अखलाक हैं, सीरत नबवी पे फ़ॉलो करते हैं, अपने मामलात को क्लीन रखते हैं, डीलिंग क्लियर रखते हैं, फ्रॉड चीटर नहीं है, तो वो फिर है कि ऐसा आदमी डिज़र्व करता है। हम यही कहते हैं ना कि यार ये जन्नती आदमी, हम क्यों कहते हैं, हमें थोड़ी पता है कि वो जन्नत में जाना है, लेकिन उसके हमने किरदार देखा होता है ऐसा, कॉल और फेल। हाँ, कि यार ये बंदा वाकई एलिजिबल है, ये सारी वो एफर्ट कर रहा था जो अल्लाह ताला ने बोली है करने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम आपके नज़दीक कैसा है? और आपने ख़ुद भी काफ़ी स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान के अंदर, तो अपने पर्सनल स्टार्टअप्स के बारे में कुछ बताएं हमें। 2017 से मैं स्टार्टअप की उसमें हूँ, और मैंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ भी कुछ एसोसिएशन रही और स्टार्टअप पे काम किया, और भी जो अर्ली स्टेज में थे वेंचर कैपिटल उनको कंसल्ट कर रहा था मैं, और इस पे काम कर रहा था। जो स्टार्टअप का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा,
बिज़नेस का अब ये है कि बिज़नेस का जो कीड़ा है ना, ये एक टेम्परामेंट है रिस्क टेकिंग वाला, ठीक है? ये हर इंसान के अंदर नहीं होता। लेकिन जिस इंसान के अंदर होता है ना, वो चैन से नहीं बैठता, उसको हमेशा ख़्वाहिश रहती है बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। हम्म, तो वो था, ठीक है? और ये समझ लें कि ये जो है ना, ये हमारे वालिद साहब से आया है, उनमें भी था, हम में भी है, तो डीएनए ये में था आपके। डीएनए में था। तो अब ये डीएनए जो है ना बार-बार पुश कर रहा था। तो अब एक साहब थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, वो करते क्या थे कि वो इम्पोर्ट करते थे चाइना से स्क्रीन्स, जो हमारे मॉनिटर होते हैं, टीवी हम्म, की स्क्रीन्स, वो सॉरी नॉट टीवी की, कंप्यूटर की, उसको उसको खोलकर उसमें कुछ चिप वगैरह फिट करते थे और वो उसको स्मार्ट एलईडी में कन्वर्ट कर लेते थे। कन्वर्ट कर लेते स्मार्ट एलईडी में, बिल्कुल। तो अब ये तो कॉमन हो गई चीज़, लेकिन उस टाइम हम्म, थोड़ी नई थी, पहले पहले वो फर्स्ट मूवर थे वो। उन्होंने वो काम स्टार्ट किया तो स्मार्ट एलईडी कंपनीज में। आ गई हैं तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं रही है। हाँ, उस टाइम वो नहीं था। उस टाइम हम्म, हमारी ट्रेडिशनल कंपनीज़ थी और टीवीज़ थे, या तो आप टीवी लें हम्म, या फिर आप वो लें, क्योंकि बीच की कंपनीज़ नहीं थी, चाइनीज़ कंपनीज़ खुद नहीं आई थी। खुद नहीं आई तो थी। वो क्या करते थे, स्क्रीन लेते थे और उसको टीवी में कन्वर्ट करके, एलईडी टीवी में कन्वर्ट करके बेच रहे थे। बहुत अच्छा मार्जिन था। उन्होंने रीच आउट किया, हम आप ना फंड रेज़ करें। फंड रेज़िंग करने का आए थे बेसिकली वो मेरे पास, और ये 2016 की बात है शायद। हाँ, तो उस टाइम आए थे, मैंने उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की और अपने वाले साहब की इन्वेस्टमेंट भी लगवाई। और वो साहब जो थे, समहाउ वो इतनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी, 50% मार्जिन था एक एलईडी के सेल होने पे, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन। मैंने विजिट भी किया वेयर हाउस, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने दोस्तों के पैसे भी लगवा दिए उसके अंदर। और मुझे इस वेंचर के अंदर 55 लाख का लॉस हुआ उस पॉइंट इन टाइम पर। उस टाइम पे 55 लाख बड़ी अमाउंट होती थी, अभी भी बड़ी अमाउंट है, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती थी। मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, हम्म, जब मेरे ख्याल से 60 रुपये का शायद डॉलर होता था, हम्म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, तो 60 का था और रियाल 23 रुपये का था, सऊदी रियाल। हम्म, तो 60 रुपये का डॉलर आज वो 300 पे है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो उस टाइम मुझे 55 लाख का लॉस हुआ था उस पे, क्योंकि वो साहब थे चीटर, ठीक है? अगेन जो है उनकी दाढ़ी भी थी और बड़ी ज़बरदस्त, और उनको भी जब कॉल मिलाते थे, नात खूबसूरत सी उनकी थी, रिंग ट्यून जो थी, ये सब था उनका, ठीक है? और तस्बीह लेके हमेशा आते थे। अब ये एंड हुआ कि 55 लाख का मुझे लॉस हुआ उनसे। तो लेकिन उससे सीखने को बहुत मिला मुझे, कि मुझे समझ में आई है एक इकाई तक जो मैं पहुंचा हूँ ना, ये इज़ वन ऑफ द स्टेप, कि ये सीखना था। अगर मैं रुक जाता ना, नहीं अब ये मेरा काम नहीं है, मुझे इसमें हाथ नहीं डालना, भाग जाता, डर जाता, तो ये नहीं होता। लेकिन फिर इसको आगे लेकर चलना होता है, और वो लेके मैं कैसे चला कि मैंने दोबारा स्टार्टअप किया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अंदर भी इस तरह का हुआ कि जो मेरी टीम बनी, बिजनेस डेवलपमेंट हुआ, 6 महीने के अंदर ब्रेक होने करीब हो गया, वो टीम ही लेकर अलग अपनी कंपनी बनाकर बैठ गई, ठीक है? क्योंकि मैं रिमोटली, मैं पाकिस्तान से बाहर होकर टीम इस्टेब्लिश करके मैनेज हम्म, कर रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। हम्म, प्रोसेस बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकती है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय हो सकती है, बिजनेस आ सकता है, सब काम हो सकते हैं, लेकिन लोगों में इंटेग्रिटी, हम्म, ईमानदार लोग लाना, ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ है, ख़ासतौर पर अगर आप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और वो चीज़ समझने के बाद जो है, फिर मैंने इसको टेकअप किया, और फिर मैंने अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी अभी भी हायरिंग का ये है, मैं इंटेग्रिटी देखता हूँ। अगर मैं कोई बंदे से इंगेज कर रहा हूँ या किसी पार्टनर से डील कर रहा हूँ, पोटेंशियल पार्टनर से, इंटेग्रिटी वाला बंदा है या नहीं है, ठीक है? ये है, या ये प्रॉब्लमेटिक आदमी है, या ये प्रिटेंड कर रहा है अच्छा बनने की, ठीक है? मतलब आपको जान मारने की ज़रूरत नहीं है, या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, भी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं जो है आज तो मैं तरावी ज़रूर पढ़ने जाऊँगा, और आज तो मुझे इस महफ़िल में जाना है, या दीनी बातें होंगी। आपकी पर्सनल लाइफ़ है, मुझे क्यों बता रहे हैं यार? मैं आपसे कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन करने आया हूँ, आप मुझे अब बता रहे हैं कि आप ये मामलात करें, आपका पर्सनल है। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कब्र में आप आसानी होगी आपको अपने अज़ाब में, ठीक, कब्र के अज़ाब से छुटकारा मिलेगा इसमें। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ये चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि जब आप लोगों से डील कर रहे हो, तो इन दो, और जैसे ही कोई बंदा ये करने लगता है ना, यानी वो अच्छा बनने की कोशिश करने लगता है, प्रिटेंड करता है जो नहीं प्रिटेंड है। कर रहा है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ। वो मेरा रेड फ्लैग है मेरे ज़हन के अंदर, यार ये बंदा अगर बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं वहाँ रुक जाऊँगा, सॉरी यार, खुदा हाफ़िज़। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंसान पे इन्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान इकोसिस्टम पे आते हैं। पाकिस्तान इकोसिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? आपको इंटेग्रिटी वाले लोग नहीं मिलते। आपको अब जनरेशन ज़ी के साथ एक और मसला ये आ रहा है कि अब वो जो हैं वो जॉब हॉपिंग और ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है उनको रिटेन करना, उनको सेटिस्फाइड रखना, ठीक है? ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है।
ठीक है, इस एस्पेक्ट के अंदर। और लॉन्ग टर्म आप किसी को लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मेरा अकाउंट हैंडलर है, ठीक है, उसके साथ मैं, वो मेरा फाउंडर है, मैं उसने मेरे स्टार्टअप मुझे पिच किया, मेरे साथ 1.5-2 साल से काम कर रहा है, उसने मुझे स्टार्टअप पिच किया, मैं ये आइडिया काम, वो इंजीनियरिंग का लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लड़का है वो, इंजीनियरिंग उसकी कंप्लीट होने वाली, उसने स्टार्टअप एक ऐप बना रहा था वो ई ब्लड के नाम से। उसने मुझे रीच आउट किया, मुझे मतलब बच्चा अच्छा लगा, ठीक है, यंग लड़का है, अच्छा लगा। मामलात में कभी होता है कि मैं उसको डांट भी देता हूँ या वो कुछ भी करता हूँ, सुन लेता है, ठीक है। और कभी कोई चीज़ ने कमिटमेंट पे नहीं की, वो कंपनसेट करता है उसको, यानी एक्स्ट्रा माइल जाकर, ठीक है। तो ये मतलब आई लाइक हिम इन टर्म्स ऑफ वर्क या इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो उस टाइम क्या है कि जब वो लेकर आया, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो मैंने खुद बोला कि मैं ना तुम्हारा को फाउंडर बनता हूँ, ठीक है, आई विल बूस्ट योर प्रोडक्ट। और वो पंजाब का है। मैंने कहा सिंध साइड पे, कराची साइड पे इसकी तुम मुझ पे छोड़ दो, और इंशाल्लाह जो तुम्हें स्केल अप करना होगा मुझसे बाहर, तो उस पे भी मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम्हारी फंड रेजिंग भी तुम्हें हेल्प करूँगा, और जो जिस हवाले से मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ मैं करूँगा, मैं को फाउंडर आ सकता हूँ और मैं ये वैल्यू ऐड करूँगा जब मैं आऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये वो इंटेग्रिटी वाला एलिमेंट है कि उसने इंटेग्रिटी 2 साल के रिलेशनशिप में उसको परख चुका था, और उससे मैं कंफर्टेबल था डील करने के लिए, ठीक है। यानी वो उसने रेपुटेशन बिल्ड कर दी थी। तो वो ई ब्लड इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते लॉन्च करने वाले हैं। ई ब्लड एक हमारा हेल्थ का है जो कि ब्लड डोनर को ब्लड डोनी से मिलाएगा। यानी आपको पता है कि बहुत सारी जानें, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं कि डोनर तक नहीं पहुंच पाते, कि ब्लड बैंक बार्टर करते हैं, आपको पता है, वो ऐसे नहीं देते, वो आपको बोलेंगे भाई आप किसी और से अरेंज करके लाएं, अगर आपको ओ पॉजिटिव चाहिए तो ए या बी या कुछ दें, और हमारे पास होना भी चाहिए वो। तो इस तरह के इफ़ एंड बट्स पे होता है, वो कभी कभार वो नहीं मिल पाता। हालांकि आपके विसिनिटी के अंदर, आपके 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो मौजूद होता है ब्लड डोनर, जो कि हेल्दी भी हो और आपको डोनेट भी कर सके, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद देम। तो ये मसला जो है इस ई ब्लड एप्लीकेशन से रिजॉल्व होगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर डोनर जो है वो डोनी से मिल पाएगा। और इसके अंदर डोनर आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी चेक्स हैं वो मीट कर रहे हैं तो हम सब्सक्राइब होंगे, उस नेटवर्क पे एक्टिव होंगे। और हर इंसान को, ठीक है, साल में कम से कम 2 दफ़ा डोनेट करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। लोग समझते हैं कि अभी हमारी कमज़ोरी हो जाएगी, वो जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जो आपके जिस्म का गंदा खून है, ठीक है, वो एक साइकिल के तौर पे निकलना चाहिए जिस्म से बाहर, ठीक है। इस्लाम के अंदर भी जो है वो इसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिसको कपिंग कहते हैं ना, कपिंग करते हैं, हिजामा कहते हैं। तो सऊदीया के अंदर कॉमन है वो, यहाँ पे भी आया है, पता नहीं लोगों ने अडॉप्शन की नहीं की, लेकिन हिजामा जो है वो सऊदी हर 6 महीने बाद करवाते हैं, उसकी डेट्स भी हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ पर, लेकिन मैं जब सऊदी दोस्त वगैरह बने तो उन्होंने मुझे डेट्स भी बताई कि इसकी इन इन डेट्स पे आपका जो है वो जिस्म के पिछले हिस्से पे वो खून उस गर्दिश में आता है, उन्हीं डेट्स पे निकालना चाहिए। इस्लामिक डेट्स हैं, हिजरी डेट्स हैं, ये मुझे उनसे पता चली मालूमात, जो मैं शेयर कर सकता हूँ अगर कोई जानना चाहता है। तो अगर आप हिजामा करके निकलवाने वाले हैं खून, वेस्ट चला जाएगा वो, तो इससे बेहतर है कि आप डोनेट कर दें। अब मैं कोई मेडिक नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इनोवेशन का एक आस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप हिजामा के थ्रू ब्लड जो निकाल लें, अगर उसी को किसी को डोनेट कर दिया जाए तो इससे ज़िंदगी बची जा सकती है और एक बंदे की हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन खैर हम ट्रेडिशनल वे पे फोकस करते हैं, जिसके अंदर ब्लड डोनेट करना मैं समझता हूँ कि हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, और मैं करता हूँ रेगुलरली। अभी मैंने मेरे ख्याल से 2 महीने पहले भी डोनेट किया, तो अब मेरा नेक्स्ट ड्यू जो है वो मेरे ख्याल से जनवरी में बनेगा। तो वो डोनेट करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। डोनेट आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है उस ऐप पे जाकर, और डोनी जो है वो लोकेट कर सकता है कि मेरे रेडियस के अंदर कौन डोनर एक्टिव घूम रहा है जो आपको फ़ौरन डोनेट कर सकता है। आप किसी इंसान की इंसानी जान, अच्छा ये ऐप जो है हम कमर्शियल पर्पज़ के नहीं रखेंगे, और यही मैंने अपने फाउंडर से भी एग्री किया है, और कि हम इसका एक डिफरेंट हमने मॉडल बनाया है इसको फाइनेंस करने का, लेकिन इसको हम कमर्शियल पर्पज़ की फ्री होगा। तो जिस डोनी के पर्सपेक्टिव से फ्री है, डोनर वॉलंटियर जो भी आना चाहे आ सकता है, पूरी कौम को दावत है। और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी की जान ही बचा लें खून देकर। तो दिस इज़ द सही पॉइंट।